एक और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चल रहा है इसमें जेई मेंस और नीट के बैच के लिए। उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अब तक हम लोगों ने पुल्ली सिस्टम, 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट, न्यूटन फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ, ये सब क्वेश्चंस कर लिए। बर्ड केज प्रॉब्लम भी कर लिए। ठीक, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, ये सारा कुछ हो गया है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस करने वाले। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या ये लिखा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में? अ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू विच द पोजीशन, मोशन मतलब रेस्ट और मोशन और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वो सिस्टम है जहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या है, पोजीशन क्या है, कितना एक्सेलरेट कर रहा है, ये सारा कुछ ऑब्जर्व करते हैं। तो उस सिस्टम को ही बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक ट्रेन है ऐसे, तो ट्रेन में कोई ऐसे एक यहाँ पे बैठा हुआ है, ट्रेन में पीछे से सीट पे कोई बैठा है ऐसे, और वो विंडो से बाहर देख रहा है। तो उसके दूसरी तरफ इधर कोई कार से मूव कर रहा है, अगर एक कार है जिसमें कोई जा रहा है, ट्रेन के पैरेलल पैरेलल ये मूव कर रहा है। तो अगर इस ट्रेन की स्पीड अगर मैं बोल दूं कि 10 मीटर पर सेकेंड है और इस कार का भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों तो मूविंग स्टेट में है। कार भी मूव कर रहा है और ट्रेन भी मूव कर रहा है, दोनों क्या है, मूविंग स्टेट में है। लेकिन ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। अच्छा, यहाँ पे एक ग्राउंड में बना देता हूँ जिसपे कोई पर्सन रेस्ट में है, रेस्ट। तो रेस्ट में कोई पर्सन यहाँ खड़ा होकर और देख रहा है, तो इसको ग्राउंड लिख रहा हूं मैं इस पर्सन को। तो अगर पूछेगा कोई कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? तो इस चीज को मैं लिखूंगा कि ये तो बिल्कुल 10 से दिख रहा है सर। देखिए, ये ट्रेन 10 से आगे जा रहा है ना, तो ये लिखेगा 10 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन की भी बात कर दें तो वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, या अगर ये डायरेक्शन ईस्ट है और इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, तो हम टुवर्ड्स ईस्ट लिख सकते हैं, ईस्ट या आई कैप, चलिए इसको लिख देते हैं एक्स एक्सिस। ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। अब वेलोसिटी कितना से, 10 मीटर पर सेकंड से। वैसे ही वेलोसिटी ऑफ कार भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड ही है, और वो भी आई कैप में ही है, एक्स की तरफ। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, ग्राउंड। ये दोनों ही केसेस में फर्स्ट और सेकेंड किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये ग्राउंड को ही यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वैसे ही यहाँ भी कार का स्पीड किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ग्राउंड ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया यहाँ भी। अब यही अगर थर्ड केस ले ले, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एज सीन बाय पर्सन विच इज सिटिंग इनसाइड द कार, कार। तो ट्रेन का वेलोसिटी कार के रेस्पेक्ट में क्या होगा? तो ये कार में जो पर्सन बैठा है वो खुद भी मूव कर रहा है, तो इसको दिखेगा, इस कार वाले को दिखेगा कि ये मेरे सामने जहां पे था बाद में भी वही है, क्योंकि ये जितना आगे जाएगा ये ट्रेन भी उतना आगे, तो हमेशा ये इसको सामने दिखेगा। तो ये बोलेगा कि वो रेस्ट में है, मतलब कार वाला पर्सन बोलेगा कि ट्रेन वाला रेस्ट में है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एज सीन बाई कार 0 है। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कार। वैसे ही वेलोसिटी ऑफ कार, कार की वेलोसिटी को अगर ट्रेन से कोई देखे, मूविंग ट्रेन है, तो इस केस में भी कार की वेलोसिटी 0 दिखेगी ट्रेन को। और इस केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ट्रेन। ट्रेन ही इस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और ये ट्रेन देख किसको रहा है, कार को देख रहा है। तो कार ऑब्जेक्ट है, या जो मूविंग बॉडी है वो क्या है, कार। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो वो ट्रेन है। ट्रेन में से कोई देख रहा है तो ट्रेन ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये मुझे लग रहा है क्लियर हो गया आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जहां भी हम बैठकर या खड़े होकर जहां से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्लियर हो गया? ज्यूम
अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या है देखते हैं हम। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर कोई रेस्ट वाला फ्रेम है जैसे कि ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पर्सन खड़ा है, ग्राउंड पे यहाँ पे खड़ा है और ये दूसरे को देख रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ये देख रहा है क्या मूव कर रहा है क्या नहीं। या कोई पर्सन ऐसे कार या ट्रेन में बैठा हुआ है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल ले तो 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी या रेस्ट। ग्राउंड को अगर हम रेस्ट में माने तो ये दोनों ही फ्रेम क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा, इनर्शियल फ्रेम। और अगर कोई फ्रेम एक्सेलरेट करे, मतलब नॉन इनर्शियल होने का एक ही क्राइटेरिया है कि एक्सेलरेशन होना चाहिए फ्रेम में। जैसे ये कार ही है तो ये कार कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, अगर एक्सेलरेट करे, इसका एक्सेलरेशन कुछ आ जाए, एक्सेलरेशन आ जाए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे मतलब ये स्पीड इसका बढ़ता रहे समय के साथ, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग स्पीड हो रेज्यूम। तो अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी अभी 5 मीटर है, फिर 6, 7 ऐसे 10 इंक्रीज करने लगा इसका स्पीड, और इसके अंदर से कोई पर्सन देख रहा है बाहर। आप ऐसे मूविंग कार में से बाहर देखते होंगे तो बाहर का ये ट्री, बिल्डिंग्स, बाहर जो बिल्डिंग्स हैं और ये ट्री और स्ट्रीट लाइट जो भी बाहर रहता है, ये सब क्या मूविंग दिखता है, ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये सब लगता है कि पीछे दौड़ रहा है, पीछे जा रहा है, अपोजिट। तो जब कार एक्सेलरेट कर रहा है ना, उसी समय इस कार वाले पर्सन को बोलेंगे कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। नॉन इनर्शियल फ्रेम कब बोलेंगे, एक्सेलरेटिंग फ्रेम को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। अच्छा, अगर कोई फ्रेम सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जैसे ये सेंटर है सर्कल का और एक ट्रॉली यहाँ पे है, या कार ही अगर है ऐसे, और ये कार कांस्टेंट स्पीड से ही सर्कल में अगर मूव करे, v इक्वल टू कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकेंड, तो भी इसमें एक एक्सेलरेशन होता है। कांस्टेंट स्पीड वाले का भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होता ही है। तो सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव करे ऑब्जेक्ट या वेरिएबल स्पीड से, वो हमेशा सर्कुलर पाथ वाला फ्रेम हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ही होगा, क्योंकि वो फ्रेम तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बिना सर्कल में घूम ही नहीं सकता है। तो सर्कुलर फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑलवेज होगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन वाला जो फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल होगा जब एक्सेलरेशन उसमें अलग से हो। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर गया कार, तो उसमें कोई पर्सन खड़ा है तो उसके फ्रेम को बोला जाएगा कि इसका इनर्शियल फ्रेम है, ये इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा है कि इनर्शियल फ्रेम में फ्रेम ऑफ रेफरेंस which law of inertia is applicable, in which law of inertia is applicable, और नॉन इनर्शियल में लॉ ऑफ इनर्शिया नॉट अप्लीकेबल लिखा है। तो आइए हम इस बात को देखते हैं। एक बस, यहाँ पे एक बस है, ये बस मूव कर रही है, अगर रेस्ट में है, सबसे अच्छा हम रेस्ट का एग्जांपल लिए, और एक दूसरी बस है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेट कर रहा है। तो बस अगर रेस्ट में है तो उसमें दो पर्सन के बारे में देखिए, एक पर्सन ये है, इसका नाम ए है, और ये बी पर्सन है, इसको हम बना देते हैं, बी को बना देते हैं ऑब्जर्वर, इसका क्या नाम है, ऑब्जर्वर। ये देखेगा, किसको देखेगा, ये ए को। तो जब बी ए को देखेगा तो ए उसको रेस्ट में दिख रहा है, रेस्ट में अभी दिख रहा है, तो ये बोलेगा कि ठीक है ए रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। तो 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद भी ए उसको रेस्ट में दिखेगा, तो ये बोलेगा कि बिल्कुल लॉ ऑफ इनर्शिया काम कर रहा है। ये पर्सन t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे मुझे रेस्ट में दिखा, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे भी मुझे रेस्ट में ये दिख रहा है। और इस पे कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, ये अकेला है, इसको कोई ना तो धक्का मारा है, न आगे से कोई रोक रहा है, कुछ नहीं, ये अकेला इंडिपेंडेंट खड़ा है। तो ये 1 सेकेंड पे खड़ा है तो 3 सेकेंड पे ही खड़ा ही रहना चाहिए, ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। Your body continues to be in a state of rest or uniform motion until and unless unbalanced external force acts on it. जब तक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक रुका हुआ आदमी रुका रहेगा, चलता हुआ बॉडी मूव ही करता रहेगा। तो ये रुका हुआ था t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो 3 पे भी
t=5 पे ही, मतलब जब तक इस पे फोर्स नहीं लगे तब तक इसको रुका रहना चाहिए। तो बी को दिख रहा है कि हाँ भाई ये रुका हुआ है, ठीक। तो बी के लिए लॉ ऑफ इनर्शिया काम कर रहा है। अब इसमें देखते हैं, अगर बी यहाँ पे रहता, अगर बी यहाँ पे रहता और ए भी यहीं पे रहता इसी बस में ए, अब t=1 सेकेंड पे ये देखा कि बस ये रुका हुआ आदमी है, बस मान लेते हैं t=1 सेकेंड पे कुछ 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही होगी। तो आप रुके हुए बस में आपको याद होगा कि आप खड़े रहते हैं तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, खड़े रह लेंगे एक जगह। लेकिन ये ड्राइवर ड्राइवर क्या किया, ब्रेक मारा सडनली। ब्रेक मतलब रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कुछ भी होने पे ये काम नहीं करता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो इसमें माइनस मान लीजिए कर दिए रिटार्डेशन, इसका एक्सेलरेशन -2 है, यानी ड्राइवर मार दिया ब्रेक। ड्राइवर ब्रेक मारेगा तो इस पर्सन के बारे में सोचिए क्या होगा। ड्राइवर मारेगा ब्रेक तो ये आगे की तरफ दौड़ने लगता है पर्सन, ये पर्सन यहाँ कुछ आ जाएगा खिसक कर आगे। अब बी के बारे में सोचिए, बी ए के बारे में सोचेगा कि ए तो मुझे t=1 सेकेंड पे रेस्ट पे दिखा, तो ये हमेशा मुझे रेस्ट पे ही दिखना चाहिए जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लगे। तो ए पे अभी कहाँ फोर्स लगा है, ड्राइवर तो बस पे ब्रेक अप्लाई किया है, इस आदमी पे अप्लाई किया है क्या ब्रेक, ये आदमी तो बेचारा खड़ा था। तो बी ए को जब देखेगा तो ए को कोई धक्का मारता हुआ दिखेगा क्या, कि किसी ने ए को आगे की तरफ धक्का मार दिया, नहीं दिखेगा उसको कोई। तो बी सोचेगा कि बिना फोर्स के ये आगे गया कैसे, बिना फोर्स के ये आगे चला कैसे गया, ये तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ गलत हो रहा है, या लॉ ऑफ इनर्शिया इनवैलिड है यहाँ। क्योंकि जो आदमी रुका हुआ है उसको रुके ही रहना चाहिए जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। अब इस पे एक्सटर्नल फोर्स कहाँ कुछ लगा है, कुछ भी नहीं लगा है। ड्राइवर तो ब्रेक बस के व्हील पे लगाया है, बस का व्हील जो होता है उस पर ब्रेक अप्लाई किया जाता है, ब्रेक तब वो रुकता है। इस आदमी को कौन आगे धक्का दे दिया, तो इस पे बिना फोर्स का इसका इनर्शिया खत्म हो गया, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था तो ये मूव करने लगा। तो इसीलिए बी बी के रिस्पेक्ट में लॉ ऑफ इनर्शिया काम नहीं कर रहा है, यानी जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रह नहीं रहा है, आगे बढ़ जा रहा है। तो इसीलिए ये कैसा फ्रेम था, नॉन इनर्शियल, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा था। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में लॉ ऑफ इनर्शिया इज नॉट अप्लीकेबल, लॉ ऑफ इनर्शिया इज नॉट अप्लीकेबल। अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो पर्सन है वो कैसे सॉल्व करेगा न्यूमेरिकल, उसके लिए तो न्यूटन लॉ काम कर ही नहीं रहा है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठकर कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए, कैसे पता किया जाए कि क्या वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट का, उसको सॉल्व करने के लिए एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस किया गया, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स मतलब फॉल्स फोर्स है, ये इमेजिनरी है, इमेजिन किया हुआ है। इन रियलिटी ये फोर्स का कॉज क्या है किसी को पता नहीं है, कौन लगा रहा है फोर्स ये सब नहीं डिफाइंड है। ये हम लोग फोर्स कंसीडर कर लेते हैं कि उस पर एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स लगाने पे ही न्यूटन लॉ काम करने लगेगा। जैसे आइए देखते हैं यहाँ, जैसे एक पेंडुलम था, ये रेस्ट में है, A=0 यानी इनर्शियल फ्रेम में है, और कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है ऑब्जर्वर, ओ मतलब ऑब्जर्वर, और इस पेंडुलम को देख रहा है। तो ऑब्जर्वर इस पेंडुलम को जब देख रहा है तो इसको ये रेस्ट में लग रहा है, तो ये हमेशा रेस्ट में रहना चाहिए, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये क्या रहना चाहिए, रेस्ट में रहना चाहिए। अब सडनली ये एक्सेलरेट कर गया, ये ट्रॉली, जिस ट्रॉली में ये था, या बस मान लीजिए जिस बस में ये था, उसके ड्राइवर ने बस को एक्सेलरेट करा दिया, एक्सेलरेटर ले लिया। तो ये जब एक्सेलरेट करेगा तो ये बॉल यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। तो ये पर्सन सोचेगा कि ये बॉल उधर क्यों गया, इसको दिखेगा ही नहीं कि कौन उस पर उधर फोर्स लगाया, इधर कोई फोर्स लगाया क्या, नहीं लगाया, ये उधर गया क्यों, ये इसको ये बात का जवाब नहीं मिलेगा कि क्यों उधर गया। तो ये इसको इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए ये इस साइड में क्यों गया, ये एक नया फोर्स इमेजिन करेगा ये ऑब्जर्वर, जिस फोर्स का ये नाम देगा सूडो फोर्स। मतलब ये बोलेगा कि एक स्ट्रिंग पे सूडो फोर्स लग रहा है। अच्छा, ये क्यों नहीं बोल रहा है सूडो फोर्स, क्योंकि इसका फ्रेम इनर्शियल है। सूडो फोर्स किसको लेना होता है, जिसका फ्रेम नॉन इनर्शियल हो। अब ये वाला नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो अगर ये एक्सेलरेटिंग है तो ही सूडो फोर्स मानना होता है। तो इस ऑब्जेक्ट में एक नया फोर्स ऐसे लगेगा। अच्छा, सूडो फोर्स किधर लगेगा, जिधर फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है उसका उल्टा, फ्रेम जा रहा है राइट में, तो इस पे सूडो फोर्स लेफ्ट में लेना है। कितना सूडो फोर्स लेते हैं,
तो बॉडी का मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन, तो इस जो लटका हुआ है यहाँ बॉब उसका मास है m और फ्रेम a एक्सेलरेट किया तो उस पे पीछे की तरफ ma फोर्स लग जाएगा। कितना फोर्स लग जाएगा? ma सूडो फोर्स। इस पे लगेगा क्या सूडो फोर्स? नहीं लगेगा, क्योंकि ये फ्रेम एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। जो फ्रेम एक्सेलरेट करता है उसी फ्रेम में किसी ऑब्जेक्ट पे सूडो फोर्स लगाते हैं हम। तो इसमें इस पेंडुलम वाले बॉब पे सूडो फोर्स मैंने लगाया। तो अब इस पे जब बैलेंस करना होगा तो क्या इक्वेशन लिखेंगे? नीचे mg, इधर टेंशन और इस साइड में सूडो फोर्स ma। और न्यूटन के इक्वेशन, ये रेस्ट में इस पोजीशन पे अगर है रेस्ट में तो रिजॉल्व करेंगे। जितने भी फोर्सेज हैं उसको x और y में रिजॉल्व किया जाएगा। तो इसको x ले लेंगे और इसके परपेंडिकुलर को y ले लेंगे। तो ये t अगर है और ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा t cos थीटा, राइट में हो जाएगा t sin थीटा। तो t sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा? सूडो फोर्स m इंटू a। और t cos थीटा को कौन बैलेंस करेगा? mg बैलेंस करेगा। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा इक्वल टू ma बाई mg करेंगे तो a बाई g आएगा, m से m भी कैंसिल होगा, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाई g। यानी अगर a एक्सेलरेट से बस अगर मूव करना स्टार्ट कर दे तो ये वर्टिकल जो रखा हुआ था पेंडुलम वो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाई g इतना एंगल पे इंक्लाइन हो जाएगा, ऐसे झुक जाएगा इतना एंगल पे स्ट्रेन। अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक मेरे पास एक अगर ये बस है और इसको 40/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कोई एक्सेलरेट करा दिया। इस बस को कितने से एक्सेलरेट करा दिया? 40/3 से किसी ने अगर एक्सेलरेट करा दिया तो पूछेगा कि बताइए कि इसमें एक पेंडुलम 1 kg का पेंडुलम है, वो कितना एंगल पे ऐसे, कितना एंगल से ये इंक्लाइन हो जाएगा, ऐसे कितना एंगल वर्टिकल के साथ बना देगा ये। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि tan थीटा इक्वल टू a बाई जी, ये एंगल आया था, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाई जी, ये हम लिख देते हैं। तो अभी इस केस में tan इनवर्स a कितना दिया हुआ है? 40/3 और g कितना ले लेंगे? 10। तो ये आ जाएगा 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए कर लेते हैं। तो 3 इंटू 10, ये 0 से 0 कट गया। तो tan इनवर्स 4/3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 4/3 53 डिग्री का होता है, यानी थीटा इक्वल टू 53 डिग्री आंसर आ गया। यानी ये बस जब 40/3 से एक्सेलरेट करेगा तो इसका पेंडुलम वर्टिकल से 53 डिग्री पर इंक्लाइन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन चलिए सूडो फोर्स पे बेस्ड एक और करते हैं। व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द वेज so that the block of mass m kept on wedge remain at rest with respect to wedge। तो with respect to wedge देखिए बोला है with respect to wedge, यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो इस वेज पे बैठ के इस मास को देखेगा। यहाँ पे बैठ के, ग्राउंड से नहीं देखना है, इस पे खड़ा होकर या बैठ कर देखना है इस फ्रेम में। ये वेज बड़े वाले को मास को बोला है। तो ये बोल रहा है कि इसको कितना एक्सेलरेशन करा दें कि इस ऑब्जर्वर को, यही ऑब्जर्वर है, ये स्मॉल मास रुका हुआ दिखे, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। फ्रिक्शन अगर नहीं है तो इसको स्लिप करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर ग्राउंड वाला पर्सन देखेगा और कि ग्राउंड वाला पर्सन देखेगा ये वेज रेस्ट में है, या खुद ये ऑब्जर्वर भी देखेगा कि ये फ्रेम रेस्ट में है, और तो भी ये इसको मूव करता हुआ दिखेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही तो रोकता है। यानी कि इसको रोकने का कोई उपाय नहीं है बिना फ्रिक्शन का। एक यही उपाय है कि वेज को ही मैं एक्सेलरेट करा दूं। तो अगर वेज को ही एक्सेलरेट करा दें तो हम मान लेते हैं कि इस वेज को मैंने आगे की तरफ दौड़ा दिया ए एक्सेलरेशन से। यही ए मुझसे पूछ रहा है कि इस वेज को यहाँ पे एक ऐसे से 2 व्हील लगा दे रहे हैं, यहाँ पे मतलब ऐसे बना दे रहे हैं, और इसको किसी ने धक्का दे दिया है और ये आगे एक्सेलरेट कर गया है ए। तो यही पूछा है कि ये कितना एक्सेलरेट करेगा कि स्मॉल एम रेस्ट में दिखेगा, मूव नहीं करेगा स्मॉल एम। तो स्मॉल एम को कौन मूव कराना चाह रहा है? आइए देखते हैं। इस पर नीचे फोर्स लगा mg, इसके तरफ लगा mg साइन थीटा, फिर ऐसे अंदर की तरफ लगा mg cos थीटा। इतना ही तो फोर्स लगा, और कोई फोर्स लगा क्या? नहीं, नहीं फोर्स पहले से हम लोग जानते हैं, ये सब पहले से क्लियर है हम लोग को, इतना करने आता होगा आपको भी।
अब इस पे जितने भी फोर्सेज अभी मैंने इंडिकेट किए, जितने भी फोर्स को मैंने इंडिकेट किया है, उसको रिजोल्व करने की बारी है। किधर किधर रिजोल्व करेंगे, तो इसको स्लिप नहीं होने देना है मुझे। तो इस डायरेक्शन में जिधर मैं ये लाइन बना रहा हूँ, यानी अलोंग इंक्लाइन प्लेन, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, है कि नहीं? नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अच्छा, अगर ये फ्रेम ए एक्सेलरेशन से राइट में एक्सेलरेट किया, तो क्या इसको लेफ्ट में एक फोर्स, सूडो फोर्स इस पे लगेगा, इधर लेफ्ट की तरफ। ये ग्रीन वाला जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये सूडो फोर्स है। कितना सूडो फोर्स लगता है, तो मास स्मॉल एम, और एक्सेलरेशन किसका, फ्रेम का, यानी ए, जितने से फ्रेम से एक्सेलरेट कर रहा है ये पूरा फ्रेम, यानी स्मॉल एम इंटू ए सूडो फोर्स इस पे इधर लग रहा है। अब जितने भी फोर्स मेरे पास हैं उनका मैं रिजोल्यूशन करने जा रहा हूँ। किधर रिजोल्यूशन करूंगा, तो एक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और एक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब है ये वाला डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, और इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कहने का मेरा मतलब है कि ये वाला डायरेक्शन। इन दोनों के अलोंग जितने भी फोर्स यहाँ पे है सबको मैं रिजोल्व करने वाला हूँ इन दोनों डायरेक्शन में। अब कौन कौन सा फोर्स है यहाँ देखते हैं। सबसे पहले mg आया मेरे पास, mg, ये mg साइन थीटा, और ये तो सही है, mg साइन थीटा इधर लगेगा, mg कॉस थीटा इधर लगेगा। mg का रिजोल्यूशन हो गया है, mg का काम खत्म हो गया। रिजोल्यूशन कर दिए मतलब ओरिजिनल फोर्स गायब हो गया। ओरिजिनल फोर्स का काम ये दोनों कर देंगे, ओरिजिनल फोर्स को लिखने की जरूरत नहीं है, mg गया काम से। अब कौन बच गया भाई, एक तो mg लग रहा था और एक सूडो फोर्स, और तो कोई फोर्स है नहीं। अच्छा, इस पे एक इधर इधर एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, नॉर्मल, ये इंक्लाइन प्लेन नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। तो इधर लग रहा है mg का कंपोनेंट mg cos थीटा, और इधर लग रहा है नॉर्मल। अब सूडो की बात कर लेते हैं। सूडो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कैसे पता चलेगा, तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल है, तो ये भी एंगल यहाँ से ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एंगल थीटा, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, बिल्कुल। तो अब उसका रिजोल्यूशन कर लेते हैं फोर्स का, आइए रिजोल्यूशन करेंगे फोर्स का। कैसे रिजोल्यूशन होगा, तो अगर इधर एम ए है, तो जिधर एंगल बनता है ना उधर होता है एम ए कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर यानी अंदर की तरफ इधर बनता है एम ए साइन थीटा, ऐसे। तो अब ये एम ए भी गया काम से, एम ए का भी मैंने रिजोल्यूशन कर लिया, एम जी का भी रिजोल्यूशन कर लिया और एम ए का भी। अब मुझे खाली नेट फोर्स इक्वल टू 0 करना है। अब देखिए ये ऑब्जर्वर जो बैठा हुआ है इसके ऊपर, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़कर यहाँ जो बैठा है, उसको देखने से ये वाला रेस्ट में दिखना चाहिए, तो उस पर नेट फोर्स 0 दिखना चाहिए उसको। रेस्ट में मतलब नेट फोर्स 0। तो अब इस बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, यही बॉक्स रहा ऐसे, स्मॉल मास का ये बॉक्स रहा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। क्या क्या फोर्स लगा इस पे, इधर लगा सर एन, इधर की तरफ लगा, इधर दो लगा, एक लगा mg का cos थीटा और ma का sin थीटा। ये देखिए ma वाला sin थीटा और mg वाला cos थीटा, दो फोर्स अंदर की तरफ लगा, दो इधर। और इंक्लाइन प्लेन के अलोंग भी लगा क्या, बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कौन कौन लगा, तो नीचे की तरफ उसको खींच रहा था mg sin थीटा, और ऊपर उसको गिरने से बचा लिया, कौन बचाने में हेल्प किया, सूडो का कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा, यही उसको गिरने से बचाया। तो अब चूंकि ये रेस्ट पे है, इसलिए इस पे नेट फोर्स 0 मुझे दिखाना है। नेट फोर्स क्या दिखाना है इस पे, 0, क्योंकि ये रेस्ट पे है। तो नेट फोर्स आइए इस पे 0 हम कर लेते हैं। कौन कौन सा नेट फोर्स किसका किसका है, तो एम ए कॉस थीटा जो है वो इक्वल आ जाना चाहिए एम जी साइन थीटा के। मतलब ये वाला फोर्स अपोजिट है, और इक्वल भी रहेगा तब तो कैंसिल करेगा एक दूसरे को, इक्वल होना चाहिए तब ये बेचारा रेस्ट में रह पाएगा ये एम। तो इसको इक्वेट कर दिया, एम ने एम को मार दिया, तो ये साइन और ये कॉस इधर ले आइए, तो और ये हो गया ए इक्वल टू जी, और साइन और ये कॉस इधर आके tan थीटा, यानी a इक्वल टू जी tan थीटा आंसर आ गया। यानी अगर इस वेज को हम g इक्वल टू कितना होता है 10 होता है, g का वैल्यू 9.8 या 10 होता है, तो g tan थीटा से अगर एक्सेलरेट कर दें, यानी 10 tan थीटा से एक्सेलरेट कर दें,
इस वेज को, तब ये नहीं गिरेगा, तब वो एम मास, स्मॉल एम मास स्लिप नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा।